नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के धारा 1 से लेकर धारा 11 तक को विस्तृत रूप से पढ़ा। अब हम आज की वीडियो में धारा 12 से लेकर धारा 15-16 तक पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे और उसके मुख्य पहलुओं को भी साथ साथ अध्ययन करते चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धारा 12। दोस्तों, धारा 12 में उल्लिखित है कि अधिकारियों से सहायता की अपेक्षा सरकार के सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन में वरिष्ठ अधिकारियों और बल सदस्यों की सहायता करने के लिए एतद द्वारा सशक्त और अपेक्षित किए जाते हैं। आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं विस्तृत रूप से कि जो धारा कह रही है उसका असली में अर्थ क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति से सहायता ले सकता है, उसी प्रकार बल का अधिकारी कर्तव्य पालन में इस अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत पुलिस, सरकारी कर्मचारी या साधारण व्यक्ति से सहायता ले सकता है। आईपीसी की धारा 187 में इस बात का उल्लेख है और ऐसा भी उल्लेख है कि यदि कोई साधारण आदमी जिससे हम सहायता मांग रहे हैं अगर वो सहायता नहीं करता है तो धारा 187 आईपीसी के तहत उसको दंडित भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, अर्थात सभी सरकारी कर्मचारियों, ग्राम अधिकारी, बल के अधिकारी की सहायता करने के लिए इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अधिकृत है और उनसे अपेक्षा की जाती है या उन पर विधि का आभार है कि वह बल की सहायता करें। अधिकृत शब्द का अर्थ है सरकारी कर्मचारी या ग्राम अधिकारी जो बल अधिकारी की सहायता कर रहा है उसे सहायता करने के दौरान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। धारा 12 में एक वर्ड है अधिकृत किए जाते हैं। तो अधिकृत का शब्द अर्थ है कि जब वो आपकी सहायता करेंगे तो उस सहायता करने के दौरान उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो उनको कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। अर्थात बल अधिकारी की सहायता करने के दौरान यदि सरकारी कर्मचारी या ग्राम अधिकारी से कोई अपराध हो जाए तो बिना केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अनुमति के उस पर उस अपराध का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसका अर्थ यही हुआ। इस धारा में एक शब्द आया है अपेक्षित। धारा 12 आरपीयूपी एक्ट में एक शब्द आया अपेक्षित। अपेक्षित शब्द का साधारण अर्थ विधि के अंतर्गत यह होगा कि सभी सरकारी कर्मचारी व ग्राम अधिकारी बल के अधिकारी को सहायता देने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी या ग्राम अधिकारी इस आशय से बल की सहायता नहीं करता है ताकि वह किसी व्यक्ति को दंड से बचा सके या उसकी संपत्ति को जब्त होने से बचा सके तो ऐसे सरकारी कर्मचारी पर आईपीसी की धारा 217 के तहत तथा ग्राम अधिकारी पर आईपीसी की धारा 187 के तहत मुकदमा चलेगा। तो धारा 12 में जो बातें लिखी गई हैं उसका विस्तृत रूप से यही अर्थ हुआ। अगली धारा है धारा 13। धारा 13 में बताया गया है कि यानों आदि के समर्पण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी ऐसी संपत्ति का जिसके बारे में उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के प्रति समर्पण किए जाने का आदेश दे सकेगा और किन्हीं ऐसे पात्रों, पैकेजों या आवेष्टकों का जिसमें ऐसी संपत्ति हो तथा ऐसी संपत्ति को वहन करने में संयुक्त जीव जंतुओं, यानों या अन्य वाहनों का समर्पण किए जाने का आदेश भी दे सकेगा। आइए इसका पॉइंट वाइज बिंदुवार जो है अच्छे से अर्थ समझते हैं ताकि इस धारा में जो बात उल्लिखित की गई है उसका पूरी तरीके से अर्थ जो है क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम 1966 के तहत मुकदमे में जब्त वाहन, मोटर, ट्रक इत्यादि को मुकदमा चलने के दौरान प्रदर्श के रूप में रखा जाता है। प्रदर्श मतलब साक्ष्य कह लीजिए, रखा जाता है, परंतु मुकदमे में
निर्णय होने के बाद मोटर वाहन आदि को उसके मालिक को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि मोटर वाहन मालिक उस मुकदमे में बेगुनाह होता है। और यदि अपराधी की ही मोटर वाहन है, जिसने रेलवे संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में रखा था और उसका वाहन भी है, तो वाहन भी मुकदमा विचारण के चलने तक रहेगा, जब्त रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुकदमे के निर्णय होने के उपरांत बरामद संपत्ति के निस्तारण के लिए इस अधिनियम 1966 की धारा 13 में कोई प्रावधान नहीं है। धारा 13 में मुकदमे में जो संपत्ति जब्त होती है तो मुकदमा निर्णय हो गया, अपराधी को सजा हो गया, किंतु उस केस प्रॉपर्टी का क्या होगा, उस संबंध में धारा 13 में कोई आदेश निर्देश न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मुकदमे के निर्णय होने के उपरांत बरामद संपत्ति का निस्तारण सीआरपीसी की धारा 451 और 452 के अनुसार ही किया जाएगा। क्योंकि हमारा अधिनियम विशेष अधिनियम है, हमारे अधिनियम में जो प्रावधान किया गया है उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा अगर कोई प्रावधान नहीं है हमारे मुकदमे से संबंधित में, तो उस प्रावधान के लिए हम सीआरपीसी में जो प्रावधान उल्लिखित है तो उसका हम फॉलो करते हैं। इसलिए चूंकि धारा 13 में केस प्रॉपर्टी को निस्तारण करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम तुरंत सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो केस प्रॉपर्टी के निस्तारण के लिए जो प्रोसीजर है धारा 451 और 452 के अनुसार किया जाएगा अपनी आरपी यूपीएट की संपत्ति के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, मामले में बरामद संपत्ति का निस्तारण दो परिस्थितियों में होता है, या तो जांच के दौरान या मामले के निर्णय होने के उपरांत। सामान्यतः नियम यह है कि बरामद माल मुकदमा निर्णय होने तक, जो बरामद माल मुकदमाती है मुकदमा निर्णय होने तक रखी जाए, क्योंकि उसको मुकदमा के विचारण के दौरान साक्ष्य के रूप में, प्रदर्श के रूप में न्यायालय के समक्ष मंगाया जा सकता है। परंतु सीआरपीसी की धारा 451 के अंतर्गत एक अपवाद यह लिखा गया है कि यदि माल मुकदमाती ऐसी वस्तु है जो जल्दी खराब या सड़ जाने वाली वस्तु है, तो उसे न्यायालय के आदेश से जांच के दौरान ही निस्तारित अर्थात संपत्ति के स्वामी को सौंप दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत माल मुकदमाती जो सड़ने गलने वाली है उसको संपत्ति के स्वामी को सौंप दिया जाता है। तो सीआरपीसी की धारा 451 के तहत ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निस्तारण का दूसरा नियम यह है कि माल मुकदमाती को मुकदमा के निर्णय होने के उपरांत 2 महीने बाद संपत्ति के मालिक को सुपुर्द करना चाहिए। मुकदमा जब खत्म हो जाए, दोषी निर्दोष का निर्णय हो जाए, अब यदि अपराधी को सजा हो गई, निर्णय हो गया, अब बची माल मुकदमाती, तो निर्णय होने के 2 महीने बाद तक उस संपत्ति को रखना है। क्यों? क्योंकि मुकदमा निर्णीत होने के 2 महीने के अंदर निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। मतलब अपराधी पक्ष द्वारा अपील की जा सकती है ऊपर के न्यायालय में। यदि अपील नहीं होती है तो 2 महीने के बाद माल मुकदमाती का निस्तारण किया जा सकता है। जिसकी संपत्ति है रेल के विभाग में, उसको हम हैंडओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विरोधी पक्ष को मुकदमा निर्णीत होने के बाद अपील करने का समय 2 महीने का होता है। जो विरोधी पक्ष है, जो अभियुक्त का पक्ष है, वो अगर उसको सजा हो गई तो वो चाहे तो ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। तो वो जब निर्णय होगा तो उसको 2 महीने का समय दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं यदि चाहे तो। 2 महीना बीत जाएगा तो वो अपील नहीं कर सकता है। तो इसीलिए संपत्ति को रखा जाता है कि अगर मुकदमा अपील होगी तो फिर से मुकदमा चलने लगा, तो इसलिए संपत्ति को प्रदर्शन रूप में फिर से पुटअप करना पड़ सकता है। इसलिए जब निर्णय हो जाए तो 2 महीने के लिए रखा जाता है। 2 महीने जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो संपत्ति को हम रेल का जो भी विभाग का संपत्ति उसको हम निस्तारित करने के दे सकते हैं। जबकि अभियोजन पक्ष को क्या है, अब अभियोजन पक्ष मतलब हम लोग पक्ष, सरकारी पक्ष अगर वो बाई चांस मुकदमा हार जाता है, अभियुक्त की जीत हो जाती है, तो अभियोजन पक्ष को 6 महीना अपील करने का जो समय दिया गया 6 महीने तक का दिया गया है।
क्लियर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभियोजन पक्ष को 6 महीना का अपील का है और अपराधी पक्ष को 2 महीने का है। मुकदमा के माल मुकदमाती को सुरक्षित रूप से मालखाने में रखना बहुत जरूरी होता है। यदि माल मुकदमाती अभिरक्षा से गायब हो जाए तो उस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 409 के तहत मुकदमा चल सकता है, जिसके सुपरविजन में माल मुकदमाती रहता है। पोस्ट पर माल मुकदमाती मालखाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब के बाद सब इंस्पेक्टर ही होता है, इससे नीचे नहीं। बाकी ऐसे कुछ भी चले, लेकिन नियमानुसार सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होता है मालखाना इंचार्ज, या तो इंस्पेक्टर साहब तो ऑल ओवर होते हैं। आइए अगली धारा पढ़ते हैं, धारा 14। देखते हैं इसमें क्या है। धारा 14, इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। क्या लिखा है इसमें? इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि से उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ये चूंकि ये विशेष अधिनियम है, ये विशेष अधिनियम है, इसी तरह का कोई उपबंध उस समय किसी अन्य विधि में चल रहा है फिर भी उससे इस अधिनियम का उस अधिनियम से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे अधिनियम में है वही प्रभावी होगा। क्योंकि ये विशेष अधिनियम है तो हमें अपने अधिनियम की बात मानना है, इसका अर्थ है हुआ। आइए इसको बिंदुवार समझते हैं। धारा 14 का अर्थ यह हुआ कि यदि अधिनियम 1966 के समान प्रावधान किसी अन्य अधिनियम में भी उपलब्ध है, चाहे वह सारभूत विधि हो या उसकी प्रक्रिया, तब अधिनियम 1966 ही मान्य होगा। बता दिए पहले कि इसी के समान कोई दूसरा अधिनियम में भी वैसा प्रावधान है तो हमारा अपना अधिनियम ही माना जाएगा, चूंकि विशेष अधिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां विशेष अधिनियम में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है वहां सीआरपीसी की धारा 4.2 के अनुसार ही सीआरपीसी की प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। सीआरपीसी की धारा 4 के क्लॉज 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी विशेष अधिनियम में किसी चीज के बारे में कोई प्रोसीजर प्रक्रिया नहीं दी गई है तो वह आंख बंद करके सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 379 अधिनियम 1966 में लागू नहीं होगी, क्योंकि अधिनियम 1966 में आईपीसी 379 के समान धारा 3 मौजूद है। आरपीयूपी एक्ट में 379 क्या है? 379 चोरी का दंड है, तो आरपीयूपी एक्ट में चोरी का दंड करने के लिए धारा 3 मौजूद है, तो हम 379 क्यों करेंगे? 378 में चोरी है, परिभाषा है, 379 में चोरी का दंड है, तो यहाँ चोरी का दंड आरपीयूपी एक्ट में रेल संपत्ति को चुराएगा तो चोरी का दंड धारा 3 में है, तो इसलिए आरपीयूपी एक्ट धारा 3 को हम करेंगे, 379 नहीं आईपीसी। लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ऐसा उल्लेख है लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं दिया गया है, तो प्रोसीजर हम सीआरपीसी को फॉलो कर लेंगे। आइए अब अगली धारा पढ़ते हैं, धारा 15। जो विधियां जम्मू कश्मीर में प्रवृत्त नहीं है उनके प्रति निर्देशों का कार्यान्वयन अर्थान्वयन। इसमें लिखा है, इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का अर्थ उस राज्य के संबंध में यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानों विधि के प्रति यदि कोई हो निर्देश है। चूंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था पहले, अभी वर्तमान में इसको जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, धारा 370 वहां से हटा दी गई है, और अभी तो जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में बढ़ गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर जब से 370 धारा हटी, विशेष राज्य का दर्जा हटा, तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 2019 से। उसके पहले उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो उसको आईपीसी सीआरपीसी की तरह वहाँ का अपना कानून था, आईपीसी सीआरपीसी वहाँ लागू नहीं होती थी, परंतु विशेष राज्य का दर्जा हट जाने के बाद से अब वहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी लागू होती है, और वर्तमान में तो विशेष संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, 2 राज्यों बढ़ चुका है।
वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिए जाने के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस कारण जम्मू कश्मीर में वर्तमान में सभी कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी आदि अन्य राज्यों की तरह लागू हैं। आइए अगली धारा पढ़ते हैं। धारा 16 निरसन और व्यावृत्तियां। नंबर 1 में है रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 द्वारा निरसित किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो इस आरपीयूपी एक्ट 1966 अभी जो वर्तमान में है, इसके पहले जो लागू था रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955, उसको निरसित कर दिया जाता है और नया अधिनियम 1966 लागू कर दिया जाता है। इस अधिनियम की कोई बात एतद द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों को लागू न होगी और ऐसे अपराधों अन्वेषण और विचारण इस प्रकार किया जाएगा मानो वह अधिनियम पारित ही हुआ न हो। मतलब वो अधिनियम समाप्त हो गया 1955 तो गया, अब उसके आधार पे अब कोई दंडनीय अधिनियम अपराध यहाँ पे लागू नहीं होंगे, जो होगा 1966 के अनुसार होगा। तो ऐसा अब ये नया वाला काम करेगा कि मानो वो अधिनियम लागू ही नहीं हुआ हो। नंबर 3 में है यह न माना जाएगा कि उपधारा 2 में विशिष्ट विषयों का वर्णन निरसनों के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के साधारणता लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसे प्रभावित करता है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है, ना ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोग ने धारा 12 से लेकर धारा 16 तक पूरा पढ़ लिया है और इस प्रकार से हमारा रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 संशोधित ये जो है पूरा समाप्त हुआ। अब इसके बाद मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाएगी रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम धारा 1 से लेकर धारा 16 तक और इससे जुड़े आईपीसी हो या सीआरपीसी के जो भी धाराएं हों या और भी जो हों, डायरेक्टिव हो गए, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गए और भी जो भी चीज़ें सर्कुलर है, उनसे जो भी प्रश्न बनता है जो रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से जुड़े हुए हैं, सब क्वेश्चनों को मिलाकर एक टेस्ट सीरीज बनेगी और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको शामिल किया जाएगा और उसका उत्तर मेरे द्वारा तुरंत नहीं बताया जाएगा, उसका उत्तर लास्ट में दिया गया है आंसर शीट के रूप में। आप उस टेस्ट सीरीज को हल करिए और अपना लिखते जाइए और लास्ट में उससे आंसर शीट से मिलाइए कि पढ़ने के बाद हमने अपना टेस्ट दिया तो हम कितना उस पर खरे उतरे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आपसे अनुरोध है कि आप मेरा इस आरपीयूपी एक्ट का टेस्ट सीरीज का वीडियो आने से पहले आप पुनः धारा 1 से लेकर धारा 16 तक आरपीयूपी के वीडियो को पुनः पढ़ें और उस पर पूरा जानकारी कंठस्थ करें और तब टेस्ट सीरीज को शुरुआत करें ताकि आप उसमें अच्छा से अच्छा मतलब नंबर हासिल करें, क्वेश्चन का आंसर सही करें और आपको अपने ऊपर विश्वास हो। और चूँकि वीडियो है इसलिए आप परेशान मत होइए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हमसे बात कर लीजिए। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।